क्लास 12 तक एनसीईआरटी की सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम कक्षा 6 की इतिहास किताब अभी शुरू किए हैं। उसका ये चैप्टर नंबर 8वां है। चैप्टर 7 तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल नहीं, लेकिन कुछ बातें अशोक के बारे में पढ़ेंगे। हम वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। एक है बच्चे हैं, वो क्या पैसा पाते हैं तो देखते हैं नोट में हर गांधी जी की फ़ोटो एक तरफ बनी रहती है और एक तरफ छोटे छोटे शेर बने रहते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि ये शेर क्यों बने हैं, आखिर में ये शेर क्यों बने हैं, ठीक है। इसमें ये कहानी है। फिर आ जाती है एक बहुत बड़ा राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य, ठीक है। एक बहुत बड़ा राज्य मतलब एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे में देखते हैं, ये बताया गया है, जान ही रहे हैं। हम जिन रुपए पैसे में शेरों के चित्र देखते हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है था, ठीक है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि इनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ठीक है। इनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले, याद रहे अशोक के दादा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार में अर्थशास्त्र नाम की किताब मिलते हैं। हम अब भी चाहें तो ये चंद्रगुप्त के बारे में आपको खूब अच्छे से डिटेल बता सकते हैं। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, सिकंदर से लड़ाई करके, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना कर दिए थे, घनानंद से लड़ाई किए थे और इनको शिक्षा कौन दिए थे, कौटिल्य ने। ये सब आगे आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की पूरी सीरीजें चलेगी, सब आपको समझ में आएगा। अभी जैसे चल रहा है वैसे एनसीईआरटी में जो लिखा है वो बात हम देखेंगे, ठीक है। वंश क्या होता है इसमें देखिए, वंश क्या है, जब एक ही परिवार के लोग राजा से राजा बनते चले जाएं तो वो क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। चंद्रगुप्त उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार यानी का बेटा अशोक। याद रहे पूछा गया था एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन कि अशोक किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार के। बिंबिसार मत लगा देना, बिंदुसार, याद रहे बिंबिसार भी आगे आएंगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरे हुए थे। ये बताया जा रहा है उस समय मौर्य साम्राज्य के बारे में। उस युग के प्रमुख नगर देख लीजिए, लुम्बिनी थे, ठीक है, टोपरा, मेरठ, कलसी, सांची, ये सब देख लीजिए, कलिंग, ठीक है, कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है, याद रहे कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछ चुका है। अब देखिए ये सब लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे भाई, अलग अलग क्षेत्र में है तो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे भाई। हर जगह के अलग अलग लोकल लैंग्वेज पे कहते नहीं, कोस कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे वाणी। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, ठीक है, चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, याद रहे साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। याद रहे सम्राट साम्राज्य के राजा होते थे, सम्राट बड़ा होता था और राजा छोटा। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता थी। साम्राज्य का प्रशासन देखिए, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों का सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों से शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था उसे सजा भी दी जाती थी। ठीक है। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह, याद रहे, संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों का कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। सबके ऊपर सम्राट था। ठीक है, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता में से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी थी और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते उसे इकट्ठा किया जाता। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए भारत में सोने और दक्षिण भारत किसके लिए? सोने के पत्थरों और कीमती पत्थर, सोने के पत्थर और यानी सोना के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। ठीक है, सोने के पत्थर नहीं। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे, मतलब दे देते थे, लीजिए राजा साहब जाने दीजिए, आपके यहाँ आए हैं। मतलब कुल मिला के नजराना, जहाँ टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लाए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें देते थे। राजधानी में सम्राट देखेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राज। याद रहे, मेगास्थनीज से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिका किसने लिखी? इसने एक बुक लिखी थी इंडिका। ठीक है, और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। कहाँ का? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। बताता है, यही मेगास्थनीज लिखता है क्योंकि उस समय था ना ये, तो कह रहा है कि जब सम्राट की यात्रा निकलती थी तो खूब जोरों शोरों से निकलती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, और पाटलिपुत्र के बारे में, यह एक विशाल, पाटलिपुत्र कहाँ? अभी पटना में है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। ठीक है, अब देखेंगे राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए घने बसेरों से घिरा है। ठीक है, चलिए, और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में हैं, याद रहे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस में हैं? प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। कलिंग का युद्ध, याद रहे, कलिंग के युद्ध ने ही अशोक की दिशा निर्देश को बदल दिया, ठीक है। कलिंग उड़ीसा के आसपास है, उड़ीसा का क्षेत्र है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह भी बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और ब्राह्मण भी मारे गए, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा उन दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म का पालन यानी धर्म का पालन करूँगा, ठीक है। इसकी शिक्षा भी देने लगे एक दूसरे को। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन है, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या है? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो गया जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करने उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी, किस नाम के अधिकारी? धम्म महामात्र के अधिकारी की नियुक्ति की, ठीक है, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थान पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को खुद पढ़ नहीं सकते थे, संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की, ठीक है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होती है। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, ठीक है, ये रीतियों की बात हो रही है। अब यहाँ से देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ से देख सकते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके धर्म देश आज भी अपने लिखा है
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, अब देखिए जरा सा ये देख लीजिए, चीन की दीवार के बारे में कुछ दिया है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा करना। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न है। चलिए आगे देखें। इसमें बस इसमें थोड़ा सा मैपिंग वाला आ गया, आप देख सकते हैं। इसमें रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, ये देखिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग देखिए, महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग का नाम याद रख लो। ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। ठीक है, चीनी शासकों के उधर तिब्बत साइड वाले। ठीक है, ये मैप है, ये मैप है, देख सकते हैं चीन, मंगोलिया, तिब्बत कहाँ है। ठीक है, देख लीजिए। अब आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, इसके स्थान पर कई नए राजाओं का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, इनके बाद शक आएंगे। कौन आएंगे? शक। ये छोटी छोटी बातें बताई गई है। पुष्यमित्र आएंगे, फिर ये आएंगे, ये आपको डिटेल में मिलेगा जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको देख ही लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, इसको देख लेते हैं। इनके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर भारत में परशक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय न मिल जाए। ठीक है, अब देखो उत्तर तथा, यहाँ से देखो, उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में शकों का शासन था। ठीक है, यहाँ पश्चिम भारत तक था। मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग कई सौ साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों के तक टिका रहा। दक्षिण भारत में 220 में 1800 साल पूर्व के बीच चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों, इन सब से पता चला। ठीक है, ये भूमिका है। अब आगे के चैप्टर में मतलब